हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक के माध्यम से पीजीटी हिंदी के जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं, जो कि परीक्षा की तैयारी की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। आप कितना भी पढ़ लें, जब तक अभ्यास नहीं करते हैं चीज़ें दृढ़ नहीं होती हैं। और जो प्रश्न पत्र हैं उनको हल करने का अपना अलग लाभ होता है, क्योंकि उससे हमें परीक्षा का जो पैटर्न है, प्रश्न पूछे जाने का जो तरीका है वो समझ में आता है। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं या आपने पूरा पढ़ लिया है और अब आपको परीक्षा देनी है, दोनों ही स्थितियों में जो पिछले प्रश्न पत्र हैं वो बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। और जब हम उसका व्याख्यात्मक हल करते हैं, यानी एक प्रश्न के साथ हम उससे संबंधित जो और प्रश्न बन सकते हैं संभावित, उन सब को देखते हुए उसकी व्याख्या देखते हुए चलते हैं, तब तो हमारा अभ्यास और भी अच्छा हो जाता है। तो आपके लिए ये कक्षा लाभदायक हो, इस आशा के साथ हम लोग आज अगला जो प्रश्न पत्र है उसे हल करेंगे। हमने इसके पहले वर्ष 2004 का जो प्रश्न पत्र आया था, वर्ष 2004 में उसे हल कर लिया था पूरी व्याख्या के साथ, चीजों को समझते हुए। आज हम अगला प्रश्न पत्र हल करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को, सब आपका पढ़ा हुआ है। आपको केवल सब कुछ दोहराना है अपने मस्तिष्क में, चीजों को दोबारा से लेकर के आना है। अभ्यास क्या है कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप अपने अभ्यास में ले सकें। सब आपका पढ़ा हुआ होता है, आपको क्या है उन चीजों को दोबारा से देखना है, जिससे चीजें मस्तिष्क में सब ताजी बनी रहें। और जब हम प्रश्न पत्र हमारे सामने हो, जब हम परीक्षा देने जाएं, तो उसमें भ्रम की स्थिति ना हो कि ये सही है या ये सही है। जब आपका अभ्यास अच्छा होता है तब भ्रम की स्थिति नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं। आज जो हम प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं वो है वर्ष 2005 का। इसे देखेंगे आज हम। पहला प्रश्न है कि किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? बिहारी की, मतिराम की, या दुलारी लाल भार्गव की, या वियोगी हरि की? सतसई परंपरा में बहुत से कवियों ने सतसई लिखी है, लेकिन वियोगी हरि की जो सतसई है, यहाँ पर विकल्प जो चौथा है वो सही हो जाएगा। वियोगी हरि की रचना वीर सतसई, ये सन 1928 ईस्वी में इसे हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। श्री वियोगी हरि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। जो वियोगी हरि जी हैं, इन्होंने सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। दोहों में लिखा गया वीर सतसई वृहत काव्य है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इसके अतिरिक्त वियोगी जी की जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं प्रेमांजलि, बरखा की गूंज, चरखा स्रोत, प्रेम शतक, असहयोग वीणा, मेरा जीवन प्रवाह और तरंगिणी आदि। अगला प्रश्न है कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये संधि से आया हुआ प्रश्न है। तो उड्डयन का जो संधि विच्छेद सही होगा वो होगा उत धन डयन, ता आएगा। तो पहला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अन्य विकल्प हैं उद धन डयन, उड धन अयन या उड धन डयनम। तो यहाँ पर पहला विकल्प उत धन डयन सही होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और जो सूत्र इसमें लगा है वो है इष्टुत्व इष्टुनाष्टु, जिसे इस्तोष्टुनाष्टु भी कह सकते हैं। यदि सकार या ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? ता, था, दा, धा, ना। आपने वर्णमाला पढ़ी होगी और इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। वर्णमाला के जो प्रश्न हैं, उनका जो वर्णमाला की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें ये वर्णमाला आपको विस्तार से समझाई गई थी अभ्यास के दौरान। तो जो त वर्ग है वो ता, दादा, ना आता है उसके अंतर्गत के साथ जब शकार या ट वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ड़ा होगा, उनका योग होता है, तो सा का श तथा ता वर्ग त, थ, द, ध, ना का टा वर्ग हो जाता है। तो जो दंत सा है वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित होता है, और जो ता वर्ग है वो क्रमशः इनमें ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर उत धन डयन उड्डयन शब्द बनेगा। तत धन टीका तट्टीका, रामस धन
रामस धन टीकते, रामस टीकते शब्द बन जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अदस, अदस मतलब वह, शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? अभु, अमुभ्यः, अमुष्या, अमु या अमुया। जो पीजीटी का प्रश्न पत्र होता है उसमें शब्द रूप और धातु रूप पूछे जाते हैं, तो इसमें जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा, अमुभ्यः, ये इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आगत पतिका, प्रवस्त पतिका या प्रोषित पतिका या आगमश्चित पतिका। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आगमश्चित पतिका। ये जिसका जो पति है, जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है। अगला शब्द है कि वकील किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी का है, तुर्की का है, अरबी का है या पुर्तगाली का है? तो जो वकील शब्द है ये अरबी भाषा का है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने का एक तरीका है, अरबी की सब्जी होती है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वकील को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है या वकील अरबी बहुत खाता है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं, या आपको कोई और तरीका समझ आ रहा है आप वैसे याद रख लीजिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि चीजें आपको याद रहें। तो यहाँ पर अरबी शब्द का है, वकील जो शब्द है वो कहाँ से आया है? अरबी भाषा से आया है, अरबी का शब्द है ये। सट्टक क्या है? ये एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार की युद्ध शैली है, एक प्रकार का नाटक है या एक प्रकार का गीत है? तो सट्टक जो है ये नाटक का एक प्रकार है। आपने नाटक काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा, नाटक के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनमें से एक सट्टक भी होता है। ये नाटिका के समान होता है। प्रसिद्ध ग्रंथ जो कर्पूर मंजरी है वो नाटिका नहीं है बल्कि सट्टक ही है। ये नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं जिनमें सट्टक भी एक प्रकार का उपरूपक होता है। नाटिका और सट्टक में अंतर यह है कि नाटिका में संस्कृत भी बोली जाती है जबकि सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है कि कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुंझुनवाला की है, मैत्रेयी पुष्पा की है, कुसुम अंसल की है या गोपाल प्रसाद व्यास की है? तो कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा जी की है, तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है इनमें से? हम हशमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियां उस चंदन के वन की, या संस्मरण और श्रद्धांजलियां? तो यहाँ पर हम हशमत जो है ये कृष्णा सोबती का है, विकल्प पहला सही होगा। अगला प्रश्न, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? निबंध का नाम है शब्दिता। तो विवेकी राय का है, निर्मल वर्मा का है, धर्मवीर भारती का है या पंडित विद्यानिवास मिश्र का है? तो जो शब्दिता निबंध है ये धर्मवीर भारती जी का है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य जो कृतियां हैं वे हैं अंधायुग, दूसरा यहाँ पर दूसरा सप्तक में जो इनकी संकलित कविताएं हैं, क्योंकि धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि हैं। 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, चांद और टूटे हुए लोग, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, नदी प्यासी थी, ये भी धर्मवीर भारती जी का है। विवेकी राय का प्रसिद्ध उपन्यास है बनगंगी मुक्त है के अतिरिक्त बबूल, पुरुष पुराण, सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगलहारी, ये इनके उल्लेखनीय इनकी रचनाएं हैं। निर्मल वर्मा के चर्चित उपन्यास वे दिन, लाल टीन की छत, निर्मल वर्मा का बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लाल टीन की छत किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की है। निबंध तथा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, इनके अन्य 8 कहानी संग्रह हैं जिनमें परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, सूखा आदि ये सब निर्मल वर्मा के हैं। अब विद्यानिवास मिश्र जो हैं वे गद्य काव्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, और मोर भोर आवाहन, और आंगन का पंछी और बंजारा मन। ये आंगन का पंछी और बंजारा मन भी इनके बहुत प्रसिद्ध निबंध है। अगला प्रश्न, अलंकेश किसका पर्यायवाची है? बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या चपला का? तो अलंकेश कहा जाता है कुबेर को,
विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या अतिभिज्ञ। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ जो कुछ न जानता हो और अभिज्ञ जो जानकार हो। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा अभिज्ञ। फिर प्रश्न है कि नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? नी धातु का अनयम होगा, अनयन होगा, अनयत होगा या अनयः होगा। तो जो चौथा विकल्प है अनयः, ये सही हो जाएगा। नी धातु का प्रयोग ले जाना के अर्थ में होता है और यह क्वादिगढ़ीय उभयपदी धातु है। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो अनया होगा। द्विवचन में अनयतम, बहुवचन में अनयत। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? 2, 1, 3 या 4। तो 3 विकल्प जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के 3 भाग हैं। ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा इसके रचनाकार है। पहला भाग 1969 में आया था, दूसरा 72 में आया था और तीसरा 76 में आया था। तो निराला की साहित्य साधना 69, 72 और 76, ये क्रम याद रखिएगा। 1969, 1972, 1976। फिर प्रश्न है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में होता है, योग्य के अर्थ में होता है, के लिए के अर्थ में होता है या कर के। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जो है ये के लिए के अर्थ में होता है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। तुमुन प्रत्यय इसका प्रयोग को के लिए अर्थ में होता है। जिस कार्य के लिए कोई दूसरा कार्य दिया जाता है उसका बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से अनद्यतन भविष्य के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप बनाया जाता है उसी प्रकार तुमनंत रूप भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में सम, सम, सन या सन। तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गांव के चारों ओर जल है, उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम सन्ति। तो विकल्प पहला सही हो जाएगा। ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसलिए हुआ है उपविभक्ति के कारण। आपने उपविभक्ति के नियम पढ़े होंगे। एक अभितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगे अपि, अर्थात इन स्थानों पर द्वितीय विभक्ति होगी। कहाँ पर? अभिता, परितः, समया, निकषा, अर्थात सब तरफ, चारों ओर, निकट और निकषा निकट, हा तथा प्रति की तरफ को के लिए के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इस नियम के आधार पर गांव के चारों ओर जल है का संस्कृत में द्वितीय विभक्ति होगी और अनुवाद होगा ग्रामम परितः जलम अस्ति। इसी प्रकार ग्रामम परितः आम्र वृक्षः सन्ति। अगला प्रश्न सुधन आगतम बराबर स्वागतम शब्द बनता है संधि के हिसाब से। तो इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लगेगा, अर्थात कौन सी संधि है? सीधे सीधे इसमें आपको ये बताना है। पहले आपको देखना है कि इसमें कौन सी संधि है और संधि के सूत्र दिए गए। संधि का नाम ना देकर के इसमें संधि के सूत्र दिए गए हैं। अकः सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि का सूत्र है ये, तो इसमें दीर्घ संधि नहीं लग रही है। आदि गुणः, तो इसमें गुण संधि भी नहीं है। इको यड़ची, ये यड़ संधि का है और वृद्धि रेची, ये वृद्धि संधि का सूत्र है। तो यहाँ पर इको यड़ची सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो संधि लग रही है वो यड़ संधि है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा री के बाद के वर्ण के आगे कोई असवर्ण स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः यारा लावा हो जाते हैं। उ का वा सुधन आगत स्वागतम, ई का या होता है तो इति धन आदि इत्यादि। इसी तरह से री का रा तो मात्र धन आदेशा मात्रादेशा और ली का ला आकृति लाकृति शब्द बनाता है। अगला प्रश्न है इस्तो इश्चुनः इश्चुः सूत्र के अनुसार चुत संधि जो है इनमें से कौन सा उदाहरण है उसका? तो पहला ही उदाहरण सही है। रामस धन चिनोती, रामस चिनोती, ये सही हो जाएगा। इस्तो इश्चुनाश्चु
जो सूत्र है ये व्यंजन संधि का है। अगर आपने व्यंजन संधि को विस्तार से पढ़ा है तो इन सारे सूत्रों से आप परिचित होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का क्रम बताना है, क्रम से बताने हैं। भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, जिसमें संयोग और निष्पत्ति का जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं था। तो अलग अलग विद्वानों ने संयोग और निष्पत्ति का अर्थ दे करके इस सूत्र को पूरा करने का प्रयास किया है, जिनमें से 4 महत्वपूर्ण हैं और उनका क्रम इस तरह से है। सबसे पहले भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद नाम से अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। उनका दर्शन था मीमांसा दर्शन। उन्होंने संयोग और निष्पत्ति का जो अर्थ बताया, संयोग का संबंध और निष्पत्ति का उत्पत्ति, जो निष्पत्ति का अर्थ बताते हैं उसी के आधार पर इनके जो उनका मत है उसका नाम रखा जाता है। भट्ट शंकुक का आया अनुमितिवाद। भट्ट शंकुक ने अपना अनुमितिवाद प्रस्तुत किया, जिसका दर्शन था न्याय दर्शन। गम में गमक भाव है और अनुमिति इसकी निष्पत्ति है। भट्ट नायक ने अपना वाद भुक्तिवाद के नाम से प्रस्तुत किया। सांख्य दर्शन है, भोज्य भोजक भाव है और भुक्ति इसकी निष्पत्ति है। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन या वेदांत, व्यंग व्यंजक भाव है और अभिव्यक्ति इसकी निष्पत्ति है। तो पहली चीज आपको ये क्रम याद रखना है, सबसे पहले भट्ट लोल्लट आते हैं, उसके बाद शंकुक आते हैं, फिर भट्ट नायक और उसके बाद अभिनवगुप्त। ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। भट्ट लोल्लट, शंकुक, फिर भट्ट नायक और फिर अभिनवगुप्त। तो और इनका जो वाद है उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, इनका दर्शन, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले भट्ट लोल्लट आएंगे, फिर शंकुक, फिर भट्ट नायक और फिर अभिनवगुप्त। तो उसके अनुसार जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा, भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त। ये क्रम बिल्कुल सही होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको हम अभी विस्तार से, जो इसका व्याख्या भाग है हमने आपको अभी समझा दिया है कागज पर। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्ति है, माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो यहाँ पर न विभावना है। विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा होता है, वहां विभावना अलंकार है। विशेषोक्ति वहां होता है जहां कारण होता है उसके बाद भी कार्य नहीं होता। और अनन्वय अलंकार वहां पर होता है जहां पर उसके समान, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, कोई है ही नहीं, उसके जैसा वही है। जैसे राम के जैसे तो राम ही है, अर्थात तुलना करने योग्य कोई है ही नहीं, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। और प्रतीप अलंकार वहां पर होता है जहां पर हम जिससे तुलना कर रहे हैं, जो उपमान है, उसको हे दिखाते हैं, अर्थात वो कम हो जाता है हमारे उपमेय के आगे। जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसके आगे जब उपमान कमतर हो जाए, वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। यहाँ क्या कह रहे हैं कि माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है और निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। यहाँ पर हम संत से तुलना कर रहे हैं माँ की, लेकिन और क्या कह रहे हैं कि संत भी वैसा कोई नहीं है। तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसी को कम बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी। कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कौन सा रस है कि भीतर भीतर कोई इंसान है जो टूट गया है, तो यहाँ करुण रस होगा, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है शांत, वियोग और श्रृंगार। फिर प्रश्न है कि अर्थ बोध कराने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, सत्य को पहचानना है। पहला है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। नहीं, अभिधा तो प्रथम होती है, उस पर सब आश्रित होते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होती। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। नहीं।
अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है? नहीं, अभिधा किसी पर आश्रित नहीं होती। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो ये सही है चौथा विकल्प, क्योंकि अगर अभिधा ही नहीं होगी तो लक्षणा और व्यंजना का सवाल ही नहीं उठता। अगला प्रश्न, कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्ति है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, या दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो इसमें मात्राएं लगानी है। यहाँ पर लघु लघु, फिर गुरु, फिर लघु लघु, गुरु लघु, इस तरह से लगेंगी मात्राएं। तो 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला यहाँ पर मात्रिक छंद है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये नीचे पूरा विस्तार से दिया गया है। यहाँ पर मात्रिक छंद हरिगीतिका है, जो 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। और इस तरह से इसमें मात्राएं लगी हुई हैं, लघु लघु, गुरु, फिर लघु लघु, इस तरह से लघु गुरु करके मात्राओं को ऊपर अंकित किया गया है। और वर्ण गिनने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, पहली पंक्ति में 19 हो गए हैं। तो वर्ण गिन करके अब देखिए ये, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हरगीतिका है ये वर्ण हमने गिन दिए हैं यहाँ पर, लेकिन ये मात्रिक छंद है, वर्णिक नहीं है। ये मात्रिक छंद हरिगीतिका 14 मात्राओं की यति से होता है और इसमें वर्ण बता दिए गए हैं। अगला प्रश्न, उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां क्या हैं कि जब दास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित है? तो स्पष्ट है कि ओज ही व्यंजित हो रहा है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है माधुर्य प्रसाद या उपयुक्त तीनों। फिर प्रश्न है, पंक्तियां ही हैं। लिखा है, कंकड़ क्वड़ित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, बिछड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुम्बन का तरताएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो काव्य दोष कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर काल दोष है, वचन दोष है, लिंग दोष है या चित्त संस्कृति दोष है। तो यहाँ पर वचन दोष हो जाएगा, विकल्प दूसरा सही होगा। वचन दोष वहां पर होता है जहाँ पर एक वचन, बहुवचन आदि का प्रयोग संयमित संतुलित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो ये सरलता से क्लिष्टता की ओर जाती है, जटिलता से सरलता की ओर जाती है, भावों से विचारों की ओर जाती है, विचारों से भावों की ओर आती है। तो ये जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती है, ये इसकी विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, नाग दोषों की या हबीब तनवीर की? तो चरणदास चोर हबीब तनवीर जी की नाट्य कृति है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघु त्रयी में नहीं आती है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या ऋतु संहार? तो विकल्प चौथा सही हो जाएगा, ऋतु संहार। ऋतु संहार कृति लघु त्रयी में नहीं आती है। कालिदास की लघु त्रयी कृतियां हैं रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। इसके अतिरिक्त वृहत त्रयी में 3 महाकवियों की विशिष्ट कृतियों की गणना की गई है। भारवी की किरातार्जुनीयम, माघ की शिशुपालवध और श्रीहर्ष का नैषधि चरित। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास ने पूर्ववर्ती हैं? कौन से इन चारों में से हैं जो कालिदास के पहले के हैं? तो भास, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अन्य विकल्प दूसरा, अन्य विकल्प है भारवी, दंडी और भवभूति। तो जो भास हैं इनका समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी है, जबकि कालिदास इनके बाद के हैं। कालिदास, अगर आपने भास वाला वीडियो देखा है तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी, क्योंकि उनके ग्रंथों में भास का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो उस चीज को आप बिल्कुल रट लीजिए। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिनः पद लालित्यम, माघे संति त्रियोगुणा। तो यहाँ पर जो भारवी हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प पहला सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है भास, कालिदास और श्रीहर्ष। फिर प्रश्न है, बभूव धातु रूप किस लकार का है? लंग लकार का, लुंग लकार का, लिट का या लिंग का? तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ये लिट लकार का रूप है।
अभूव धातु रूप परोक्ष भूत लिंग लिट लकार का है। फिर प्रश्न है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र इसमें से कौन सा है? प्रादयः, परश्च, गतिश्च या इनमें से कोई नहीं। तो प्रादयः जो सूत्र है ये उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। प्रादयः उपसर्ग का सूत्र है। उपसर्ग को गति संज्ञक भी कहा जाता है। प्र, परा, अय और सम, अनु, अव, मिस, मिर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रादय, इसके नाम से ही लग रहा प्रादया यानी प्रा आदि। आप देख रहे हैं प्रा आदि जितने भी उपसर्ग हैं उनके नाम आते हैं इनमें। अगला प्रश्न है कि विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णुधन ए, विष्णोधन ए या विष्णुधन अय या विष्णुधन अवे। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा विष्णोधन ए। फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कालिदास की रचना मेघदूत है। भास स्वप्न वासव दत्तम ये इनका नाटक है। मम्मट का काव्य प्रकाश इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, ये बहुत महत्वपूर्ण कृतियां सबकी लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो काव्यादर्श ये दंडी की रचना है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है माघ, भवभूति और भास। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या रघुवंशम। तो उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, न कि कालिदास की। तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। जबकि अन्य विकल्प जो हैं उनमें कालिदास की रचनाओं को ही लिखा गया है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त होगा? माता पिता चा, माता च पिता, पिता चा माता, माता चा पिता चा। तो पितरों में माता चा पिता चा जो है ये समास विग्रह सही होगा बिल्कुल। यहाँ पर द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों ही जो पद हैं वो प्रधान है। अगला है लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आशीर्वाद के लिए प्रयुक्त होता है। और भूतकाल के लिए लंग लकार, वर्तमान के लिए लट लकार और चाहिए के प्रयोग में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है असमभ्यम शब्द रूप है। तो ये असमद शब्द के चतुर्थी विभक्ति का है। ये सही इस तरह से लिखा जाएगा। ये जो है ये आता है असमद शब्द के चतुर्थी बहुवचन में। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा। फिर है पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो पठ धातु के लंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन पूछा गया तो अपठाम हो जाएगा पहला। और इसके अतिरिक्त अपठाव, अपठम और अपठन। तो पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप अपठाम है। लंग लकार के उत्तम पुरुष के तीनों वचनों का रूप अपठम, अपठाव, अपठाम होता है। जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उसके लिए भूतकाल के लिए ये प्रयुक्त होता है लंग लकार। फिर है मत्याम शब्द रूप है। तो ये मति शब्द के सप्तमी एक वचन का है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। फिर प्रश्न है कि मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? ये तत्सम शब्द है, देशज है, तद्भव है या संकर है? तो तत्सम पहला विकल्प सही हो जाएगा। मुकुट शब्द जो है वो तत्सम है। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की या बिहार की? तो अंगिका जो है ये बिहार राज्य की बोली है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। बिहार में भागलपुर के समीपवर्ती प्रदेश का नाम अंगराज था और इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा नगरी या आधुनिक नाम चंपारण है। यहाँ की बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। रामायण काल में यहाँ के राजा दशरथ के सखा लोमपाद थे। महाभारत काल में कर्ण अंग देश का राजा था। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में मिलती हैं? तो ब्रज भाषा में, अवधी में, मैथिली में या भोजपुरी में? तो जो वासुदेव सिंह त्रिलोचन थे उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली भाषा में भी लिखा है। तो विकल्प जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त मैथिली उपभाषा में हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शब्द, धरती, ताप से ताए हुए दिन, मिट्टी की बारात, चंपा और नगई मेहरा मैं उस जनपद का कवि हूँ आदि हैं। अगला प्रश्न है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो पूर्वी हिंदी पहला विकल्प सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के रूप में कोई अंतर नहीं पाया जाता।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर अधिशासी को 4 तरह से लिखा गया है। अधिशासी यहाँ पर मूर्धन्य सा को पीछे रखा गया है सबसे। यहाँ पे सबसे अंतिम वर्ण जो है वो दंत सा है, यहाँ पर तालव्य सा है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा, अधिशासी। फिर प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो जो युधिष्ठिर शब्द है ये अलुक समास का उदाहरण है, तीसरा विकल्प सही होगा। अन्य है तत्पुरुष, बहुव्रीहि और कर्मधारय। तो अलुक समास ऐसे समास जिनमें पूर्वी पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, पूर्वी नहीं पूर्व पद, यहाँ पर शब्द होगा पूर्व पद। तो जो पूर्व पद होता है उसका लोप नहीं होता है, उसको अलुक समास कहते हैं। अलुक समास के केवल ऐसे उदाहरण हैं जो साहित्य में पूर्व ग्रंथकारों के ग्रंथों में मिलते हैं। उनके अतिरिक्त किसी समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप ना करने का हम लोगों का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा। कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। तो कवित्री इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए। बहुत से लोग कवित्री जो शब्द है उसको गलत लिखते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कवयित्री कैसे लिखा जाता है, पहले कव ये लिखना है, कव का और वा लिखिए, फिर या में छोटी की मात्रा, फिर त्री, कवयित्री। इस तरह से इस शब्द को लिखा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऋषि शब्द आप सभी ने सुना है, तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। ऋषिणी बनेगा, ऋषि पत्नी या ऋषिका या ऋषि। तो ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प तीसरा सही होगा। फिर है कि जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा। पूजनी, पूज्य, पूजनी, पूजनी। तो इसमें चारों में से कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ये सही होगा। या तो पूजनीय लिखा जाए या पूज्य लिखा जाए, ये बिल्कुल गलत है कि पूजनीय हो जाए। आप बोलते भी होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, पूजनीय शब्द बोला जाता है, ना कि पूजनीय। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ। तो यहाँ पर ये भिज्ञ शब्द जो है वो सही हो जाएगा। अभिज्ञ का विपरीतार्थक अनभिज्ञ और अज्ञ का विपरीतार्थक विज्ञ होता है। अभिज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ शुद्ध है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो इन चारों में से अल्प विराम आपको पहचानना है। तो अल्प विराम का जो चिन्ह लगता है वो किस तरह से लगता है। अल्प विराम जो हम लोग लगाते हैं इस तरह से लगाते हैं, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में कॉमा बोलते हैं। तो विराम चिन्ह किसी भी भाषा में विचारों की जटिलता और भावों का जो उतार चढ़ाव होता है उसे समझे बिना भाषा के तत्व को समझना कठिन है, और उसको हम इन विराम चिन्हों के माध्यम से ही समझते हैं। अगला प्रश्न है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। उन्हें संश्लिष्ट कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है, श्लिष्ट कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्लिष्ट विकल्प दूसरा सही होगा। और अगला प्रश्न है कि राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है। तो राजशेखर की यहाँ पर जो भी रचनाएं दी गई हैं इनमें से कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो अधूरी हो। उनका बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, विद्वत सालभंजिका सभी उनके पूर्ण हैं। उनकी एक रचना बाल भारत नाम से है, जिसको जो महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसको बाल महाभारत भी कहीं कहीं कहा गया है, वो जरूर अपूर्ण है क्योंकि उसके 2 ही अंक उपलब्ध हैं, अन्य नहीं उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरंज यन हंसते क्रमेण तेने वार वित्रेक मयंक विनिगद्यते। तो ये यमक की परिभाषा है। इस यमक की परिभाषा को देने वाले आचार्य कौन है। तो यमक की परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी है, विकल्प जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में यमक की इस परिभाषा को उद्धृत किया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 2 या 5। तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन संस्कृत में होता है, हिंदी भाषा में नहीं होता।
अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो पुल्लिंग है, दही खाया जाता है। आप शब्द के साथ क्रिया को जोड़ करके लिंग को पहचान सकते हैं। अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जो इससे पहचान में आ जाते हैं, कुछ अपवाद ही हैं जो पहचान में नहीं आते हैं, अन्यथा अधिकांश आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना को 4 तरह से दिया गया है, तो ज्योत्सना लिखने का सबसे सही तरीका यही है, जो सही तरीका है वो यही है कि आधा जा फिर या ओ की मात्रा, आधा ता आधा सा और ना, ज्योत्सना। सही तरीका ज्योत्सना लिखने का ये है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इनमें से सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से सन्यासी को 4 तरह से इसमें लिखा गया है और इसमें सही का चयन करना है, सही बताना है। तो यहां पर जो पहला है सन्यासी, ये अनुस्वार भी लगा हुआ है और आधा ना भी है, इस तरह से सन्यासी लिखा जाता है और यही सही है लिखने का तरीका। इसका कारण है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजात शत्रु, जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है। जा जो वर्ण है वो जन्म लेने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो अजात शत्रु जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कठिन, कृतघ्न, कृपण या करुण। तो कृतज्ञ का जो विलोम है वो कृतघ्न होता है। विकल्प जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जलद, नीरद, वारिधि या मेघ। तो बादल का पर्यायवाची शब्द जो है वो वारिधि है, विकल्प तीसरा सही होगा। वारिधि का अर्थ या पर्यायवाची सागर या समुद्र है, अतः यही शब्द बादल के पर्यायवाची जो ये शब्द है वारिधि, वही उसका पर्यायवाची नहीं है। वारिधि का अर्थ क्या है? सागर, समुद्र। तो ये जब सागर या समुद्र का पर्यायवाची है तो बादल का नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सही है? एक ही वाक्य को 4 तरीके से दिया गया है। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि बैल और बकरी घास चरते हैं, ये यहाँ पर सही होगा। सही वाक्य दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो एक मिश्र वाक्य है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि कादंबरी किसकी रचना है? कालिदास की, भवभूति की, बाणभट्ट की या भास की? तो कादंबरी बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है जो कि एक गद्य काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो ये विश्वनाथ जी का कथन है, पहला ही विकल्प सही होगा। वासे विश्वनाथ वासे वाक्यम, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी पंक्ति है, किसने कहा है? तो विश्वनाथ जी ने कहा है। कविराज विश्वनाथ, विश्वनाथ जी की उपाधि है कविराज। कविराज विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षणों को सदोष बता करके उनका खंडन करके अपने काव्य का लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम किया है। उनके अनुसार रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रसात्मक वाक्य का अभिप्राय बताते हुए कहते हैं कि जिसका आत्म तत्व रस होता है उस वाक्य को रसात्मक काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? शिशुपालवध, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम या नैषधीचरितम? तो किरातार्जुनीयम सही हो जाएगा, ये भारवी द्वारा रचित है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो भारवी की है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम सर्गबद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक धीरोदात्त जो वो है अर्जुन, उसके गुण विशिष्ट अर्जुन है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह या विशाख दत्त? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी का है, ये चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है?
संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो युग्मक ध्वनि है, तीसरा विकल्प सही होगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प? तो मृत्यु तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अयोगवा कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, या अल्प प्राण को? तो जो विसर्ग है उन्हें अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा के अंतर्गत आहा और अंगा आते हैं। वर्णमाला में आपने विस्तार से अयोगवा को पढ़ा होगा, ये अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इन चारों में से एक है जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो रवि, भास्कर, हंस या सारंग? तो सारंग नहीं है, जबकि रवि, हंस और भास्कर सूर्य के पर्यायवाची हैं। सारंग, तीन विकल्प रवि, भास्कर और हंस सूर्य के पर्यायवाची हैं। सारंग बहुअर्थी शब्द है, इसके कई सारे अर्थ हैं। सारंग का पुल्लिंग अर्थात शब्द चितकबरा रंग, कांति, चमक, छटा आदि होते हैं। सारंग के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन सूर्य इसका अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? तो अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थ भेद बताने हैं यहाँ पे। तो जो पर्यंत है उसका मतलब होता है तक, यानी मेरे आने पर्यंत तक, या आप कहते हैं ना ये कार्य जब तक हो, मतलब मेरे आने तक तुम इंतजार करना। तो जो तक शब्द आता है वो पर्यंत होता है कि इस कार्य के पर्यंत ऊपर ये कार्य होगा, ये जब तक ये कार्य हो रहा है। तो पलंग, पलंग के लिए पर्यंक शब्द होता है, यहाँ पर पर्यंक होगा। तो पर्यंत तक और पर्यंक पलंग, ये इसके अर्थ होंगे। तो दूसरा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? तो ये कथन है केशवदास का, विकल्प तीसरा सही होगा। अन्य विकल्प है तुलसीदास, भिखारीदास और मतिराम। फिर प्रश्न है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो देव ने छल को उन्होंने 34वां, वैसे 33 संचारी भाव माने जाते हैं, देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। फिर प्रश्न है एको रसः करुण एव किस कवि की उक्ति है? किसने कहा है कि एक ही रस है, वो है करुण रस? तो वो कहा है भवभूति ने। भवभूति के उत्तर रामचरितम को हम पढ़ चुके हैं। उत्तर रामचरित जो ग्रंथ है वो करुण रस प्रधान ही है, उसमें विदूषक का भाव है। और वो जो रामायण का कथा का उत्तर भाग है उसको आधार लेकर के लिखा गया है। तो ये बात किसने कही है? भवभूति ने कही है। एको रसः करुणेव, यानी एक रस है करुण, यानी करुण रस को इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल शब्द आ गया है कि चरण ही कमल है, अर्थात भेद रहित आरोप किया गया है। तो जहां भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर तुलना की जाती है कि इसके जैसे हम कहें कि चरण के समान या चरण से कमल है, कमल से चरण है, यानी कमल के समान चरण है। लेकिन यहाँ पे कमल से चरण नहीं कहा गया, यहाँ पे कह दिया गया चरण कमल, यानी चरण कमल ही है, यानी भेद समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो व्यंजित हो रहा है, कई अर्थ इसमें व्यंजित हो रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है अभिधा से। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अभिधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। फिर प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 14 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया।
फिर प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर विकल्प के अनुसार 52 सही होगा, लेकिन हम इसके पहले कक्षा में बता चुके हैं कि अब हिंदी वर्णमाला जो हिंदी वर्णमाला है उसमें एक नया वर्ण जुड़ चुका है। अगर आपने कक्षा ली है वर्णमाला वाली तो आपको पता होगा। अब कितने वर्ण हो गए हैं? 53 वर्ण हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। संकर शब्द का अर्थ कौन सा है? संकर शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी या दो भाषाओं के शब्दों से मिल करके बना जो शब्द होता है उसको संकर शब्द कहते हैं। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जब दो भाषाओं के योग से कोई शब्द बनता है तो उसको संकर शब्द कहते हैं। आपने पढ़ा होगा संकर प्रजातियां होती हैं, अर्थात वो दो को मिला करके जब कोई एक नवीन बनाया जाता है तो उसे संकर बोलते हैं। अगला प्रश्न, अगला है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे आए, वो लोक में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, वे कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे फटाफट एक देशज शब्द है, झटपट। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा बतानी है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। संवत 1275 से संवत 1700, संवत 1275 से 1800, संवत 1375 से 1850 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वो उसका समय सीमा होगी भक्ति काल की वो 1375 से 1700 है। क्या है? 1375 से 1700, ये संवत 1375 से 1700। अगला प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं वे संत कवि कहलाते हैं। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, जैसे संत कबीर। अगला प्रश्न है कि जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। उन्होंने प्रेमाख्यान लिखा है। पद्मावती की कथा पर आधारित उनका पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य ही है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसके रचनाकार का नाम है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पद्मावत किसके रचनाकार का नाम है। पद्मावत के रचनाकार का क्या नाम है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति है। अन्य विकल्प अमीर खुसरो, अब्दुल हसन और मोहम्मद इकबाल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि रसापकर्षः दोषा उक्ति किस आचार्य की है? तो रसापकर्षः दोषा ये बात कही है मम्मट ने। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अन्य विकल्प हैं वामन, विश्वनाथ और भरत। रसापकर्षः दोषा किसने कहा है? ये कहा है मम्मट ने। रसापकर्षः दोषा विश्वनाथ इसके अपकर्ष करने वाले कारण को दोष कहते हैं। सर्वप्रथम अग्नि पुराणकार ने दोष का स्वरूप प्रतिपादित किया था। ये रसापकर्षा दोषा कह करके दोष को परिभाषित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है काव्य में जो गुण और दोष होते हैं उनके विषय में चर्चा हो रही है, उन्हीं दोषों के विषय में। अगला प्रश्न है कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई। जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास के ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो इन पंक्तियों में लोक मंगल है, क्योंकि सबके हित की बात हो रही है। जैसे गंगा सबका हित करती है, ऐसे ही सबके हित की बात हो रही है। तो यहाँ पर लोक मंगल की बात है। अगला प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, अभी आपको बताया था। वहां पे चरण कमल कह दिया गया था, यहाँ पर मुख कमल कह दिया गया है। अर्थात ये नहीं कहा गया कि कमल से मुख वाली, कमल मुख को ही कमल कह दिया गया। अर्थात जो भेद है वो समाप्त हो गया है। भेद रहित आरोप जहां पर होता है वहां रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न कि रीत संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति या काव्यादर्श। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, काव्यालंकार सूत्र। रीति संप्रदाय काव्यालंकार सूत्रकार आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, घनाक्षरी छंद है
ये एक मात्रिक छंद है, आक्षरिक है या वर्णिक है? तो जो घनाक्षरी है वो वर्णिक छंद है, विकल्प दूसरा सही होगा। आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने होते हैं? तो 10 होते हैं, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आचार्य भरत के अनुसार 10 काव्य गुण हैं, जिसमें उन्होंने श्लेष प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति आदि को सम्मिलित किया है। फिर प्रश्न है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव से, विभाव से, स्थायी भाव से या संचारी भाव से? तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, संचारी भाव। फिर प्रश्न है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, हे हलधर के वीर। तो यहाँ पर व्यंजना है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, व्यंजना। फिर प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी से निकली है, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अन्य विकल्प में राजस्थानी, बिहारी और पश्चिमी हिंदी। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? ये तद्भव है, तेषज है, विदेशी है या संकर है? तो ये दो शब्दों के योग से मिला संकर शब्द है, रेल और गाड़ी से मिलकर के बना है रेलगाड़ी, संकर शब्द हो गया। फिर प्रश्न है, प्लॉट का मोर्चा किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है इस रिपोर्टाज के? तो प्लॉट का मोर्चा, इसको हम लोगों ने इस तरह से याद किया था अभ्यास के दौरान कि प्लॉट का मोर्चा वही ले सकता है जो कि बहादुर होगा। तो शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। प्लॉट का मोर्चा ये रिपोर्टाज कृति है, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक कृति को ही रिपोर्टाज कहते हैं। अर्थात रिपोर्टाज ऐसी रिपोर्ट है जिसमें साहित्यिकता और कलात्मकता का समावेश होता है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? काव्य है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है या डायरी है? तो अरे यायावर रहेगा याद ये यात्रा वृत्तांत है, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमीचंद्र जैन या रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो चौथा विकल्प रामस्वरूप चतुर्वेदी सही होगा। फिर उसके आगे जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या कलिकथा वाया बाईपास? तो खंजन नयन सूरदास जी के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर जी ने लिखा है, ये जीवनी परक है, इसमें सूरदास जी की जीवनी को रखा है। इसी के समान उन्होंने मानस का हंस लिखा है जो कि तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है। फिर प्रश्न है, कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो कसाईबाड़ा कहानी है शिवमूर्ति की, विकल्प पहला सही हो जाएगा। अन्य विकल्प हैं सतीश जमाली, अखिलेश और मंजूर एहतेशाम। अगला प्रश्न, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? तो इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। यह कथन किसका है पूछा गया है, लेकिन इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये ये हरिश्चंद्र ने कहा है, किसी के लिए कहा है। तो किसके लिए कहा है आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, हरिश्चंद्र द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा किसका है, ये रसखान का है, रसखान के लिए उन्होंने ये बात कही थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेश कुंतल मेघ, विजय देवनारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध या मनोहर श्याम जोशी? तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की बात करते हैं मुक्तिबोध, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? तो चौथा विकल्प स्वयंभू सही होगा। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है ना वो स्वयंभू को कहा जाता है। ये अपभ्रंश के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के प्रथम काल को कहा है। उन्होंने इतिहास को ही सामाजिक वास्तविकता के रूप में स्वीकारा है। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। चंद बरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में उन्हीं के शौर्य, वीरता, पराक्रम का अंकन किया है और जयचंद को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया है।
फिर प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी पृथ्वीराज रासो। अन्य विकल्प है जगनेक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकाल में आप देखेंगे कि अधिकांश जो रचनाएं लिखी गई वो वीर रस प्रधान लिखी गई, इसीलिए उसका नाम वीर गाथा काल भी पड़ा। तो वीर जो है यहाँ पर विकल्प सही होगा, प्रमुख रस वीर रस रहा। फिर प्रश्न है कि कवि जगनिक की रचना का जो कवि जगनिक की रचना है उसका नाम क्या है? तो जगनिक की जो रचना है उसको आलखंड या आलाखंड के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। फिर अगला प्रश्न कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो डॉक्टर नगेंद्र विकल्प सही हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र ने नाम दिया है। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों? क्यों कहा जाता है उन्हें? वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वो जायस नामक स्थान के निवासी थे, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ पर विकल्प तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी या देव? तो बिहारी अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसही से अमर हो गए, तो विकल्प तीसरा यहाँ सही होगा। फिर प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, या केशव दास को? तो विकल्प चौथा सही हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। और किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। उन्होंने ये बात बोली है कि उनका जो हृदय पक्ष है वो शून्य है। कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये उक्ति प्रचलित हो चुकी है। केशव अलंकारवादी हैं। और शुक्ल जी ने ये बात कही है कि जो उनका हृदय पक्ष है वो शून्य है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकार आदि का बहुत प्रयोग किया है, और इनका जो भाव पक्ष है वो दुर्बल पड़ गया है इनके शब्दों के आगे। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राम अवध द्विवेदी? तो ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही इसके पिछले जो हमने प्रश्न पत्र का अभ्यास किया था उसमें भी प्रश्न आया था। तब हमने कहा था कि इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि महावीर, क्योंकि ईश्वर का नाम है तो ईश्वर के नाम पे ही रखा जाएगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिससे आप भ्रमित ना हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है या महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है। तो जो आधुनिक काल है उसको जीवनी काल, पद्य काल, स्मरण काल, या गद्य काल? तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम से भी अभिहित किया गया है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो इस पे भी हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि जो मुकुटधर पांडे हैं उनकी एक पत्रिका निकलती थी श्री शारदा नाम से, जहां से ये छायावाद की जो है वो प्रकट होने लगा था। अगला प्रश्न, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। विकल्प तीसरा सही होगा। अन्य विकल्प है राधिका रमण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, या लाला भगवान दीन? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप का संपादन, हिंदी प्रदीप पत्रिका है जिसका संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट जी ने। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने ही प्रारंभ किया था, और भट्ट जी का जन्म प्रयाग में 1844 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, या सिंदूर की होली? तो सिंदूर की होली जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है, प्रसाद का नहीं है। जबकि अन्य ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और जन्मेजय का नागयज्ञ सभी जयशंकर प्रसाद के ही हैं। फिर प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन है? तो उसने कहा था कहानी शायद ही कोई हो जिसने न पढ़ी हो। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है, जिस कहानी के कारण उन्हें इतनी ख्याति मिली
प्रेम का अपूर्व रूप इसमें दिखाया गया है। इसका प्रमुख पात्र है लहना सिंह। विकल्प तीसरा सही होगा। अन्य विकल्प है खालसा सिंह, करतार सिंह और परमिंदर सिंह। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी और शांति प्रिय द्विवेदी। तो यहाँ पर शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो बहुत लंबे समय से 1903 से लेकर के 1920 तक उन्होंने लगातार कार्य देखा था, और श्री नारायण चतुर्वेदी ने इनके बाद देखा है। इनके बाद के संपादकों में, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद जिन संपादकों ने इसका कार्यभार संभाला, उनमें श्याम सुंदर दास के पास ये पहले से था। तो यहाँ पर शांति प्रिय द्विवेदी उन नामों में नहीं है जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? करुणालय क्या है? एक एकांकी है, एक प्रतीकात्मक नाटक है, एक ऐतिहासिक नाटक है, गीत नाट्य है? तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये एक गीत नाट्य है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 कथाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं काशी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोई एक है जो काशी से संबंधित नहीं है। तो काशी काशी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया या अलग अलग वैतरणी। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अलग अलग वैतरणी। जो अलग अलग वैतरणी का विकृति है ये काशी से संबंधित नहीं है। ये पूर्वांचल के गांवों पर आधारित है। ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रों में संवेदनात्मक लोच और काव्यात्मक चित्रण अलग अलग वैतरणी की विशेषता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के साथ हमने आज इस प्रश्न पत्र का अभ्यास पूरा कर लिया। 125 प्रश्न पूरे हो गए। हमने वर्ष 2005 का जो प्रश्न पत्र था, सारे प्रश्नों को देख लिया, सारे प्रश्नों को दोहरा लिया है। आशा करती हूँ कि ये कक्षा, ये अभ्यास आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, और इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।